साथ आज हो रहा है इसे पूरा देश देख रहा है। कोई अंधा नहीं है। कानून के जानने वाले खिल्ली उड़ा रहे हैं। मुझसे हमदर्दी बढ़ रही है, मेरे लिए दुआएं हो रही हैं और लोग मेरी जिंदगी की दुआ कर रहे हैं कि ये नफरत आखिर कहीं ऐसा तो नहीं मेरी जान ले ले। तो मैं हर तरह से खतरे में हूं। लगातार नमस्कार बीपीएल न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर की जो बड़ी खबरें निकल के आ रही है हम आपको बता दें, उनमें बेहद ही अहम बड़ी खबर निकल के आ रही है कि करके जानेंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। पहली और अहम जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, यूपी के विधानसभा के अंदर समाजवादी पार्टी यानी विपक्ष पूरी तरीके से जबरदस्त हंगामा किया है। विधानसभा विधान परिषद दोनों जगहों पर जिस तरीके से लगातार आजम खान को सरकार प्रताड़ित कर रही है, न केवल आजम खान को, जिस तरीके से यूपी में समाजवादी पार्टी के नेताओं की हत्या हो रही है, पूरी तरीके से क्राइम को लेकर पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ज़बरदस्त विधान परिषद में हंगामा किया है और कहा है कि हम ये कार्रवाई तब तक नहीं होने देंगे जब तक सरकार बदले की भावना से कार्रवाई करना बंद नहीं कर देती है। दरअसल यूपी विधानमंडल के मानसून सत्र में आज यानी विधानसभा परिषद की कार्रवाई लगातार दूसरे दिन भी बाधित रही। समाजवादी पार्टी के आजम खान को रामपुर जिला प्रशासन के भूमाफिया घोषित करने पर आज विधान भवन में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, जिसके कारण सभापति ने कार्रवाई को सोमवार तक स्थगित कर दिया। इससे पहले सोनभद्र नरसंहार को लेकर कल भी सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया था। सपा सांसद मोहम्मद आजम खान को भूमाफिया घोषित करने से नाराज समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने शुक्रवार को उच्च सदन की कार्रवाई नहीं चलने दी थी। आजम खान के सदनों की जांच के लिए सपा सदस्यों ने विधान परिषद की सर्वदलीय समिति गठित किए जाने की मांग की, जिसे नेता सदन डॉक्टर दिनेश शर्मा ने ठुकरा दिया था। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही नेता विरोधी दल अहमद हसन ने कहा है कि आजम खान को सरकार के भूमाफिया घोषित कर दिया है, उन पर फर्जी मुकदमे लादे जा रहे हैं। आजम खान के खिलाफ दर्ज मामलों की जांच के लिए सपा ने कमेटी गठित की है, लेकिन सरकार ने कमेटी की रिपोर्ट भी इंतजार नहीं की। वहीं सोनभद्र में भूमाफिया ने 10 लोगों के मौत के घाट उतार दिया, वहां पुलिस मौके तक भी नहीं पहुंची है। ये है यूपी सरकार की दोगली नीति। हम आपको बता दें कि इस मुद्दे को लेकर कल भी समाजवादी पार्टी ने विधानमंडल में के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन किया था। इसके साथ ही दिल्ली में राज्यसभा में संसद की उच्च सदन राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव समेत तमाम सांसदों ने जबरदस्त हंगामा काटा था यूपी में क्राइम व्यवस्था को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, इसके साथ ही सोनभद्र में बढ़ती हत्याओं को लेकर और जिस तरीके से लगातार फर्जी मुकदमे में आजम खान को भूमाफिया घोषित किया जा रहा है, इन सब को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी अब संघर्ष की राजनीति करनी शुरू कर दी है। तो ही समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान का भी बड़ा बयान आ गया है। जी हाँ, भूमाफिया घोषित किए जाने के बाद आजम खान ने कहा है कि 12 सालों से किसी ने भूमि अधिग्रहण का मुद्दा नहीं उठाया था, लेकिन अब ये जानबूझकर समाजवादी पार्टी को पीछे करने के लिए हमको पूरी तरीके से यहाँ पर जेल में डालने की कोशिश हो रही है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने अपने ऊपर लगे जमीन हथियाने के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा है कि ये हमें नुकसान पहुंचाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 12 सालों से किसी ने भूमि अधिग्रहण का मुद्दा नहीं उठाया, जमीन यूनिवर्सिटी से संबंधित है। लोकल डीएम ने बहुत कोशिश की कि मैं लोकसभा चुनाव हार जाऊं, लेकिन मैं 1 लाख वोट से जीता। मेरी Z+ सिक्योरिटी को हटा दिया गया, अब सिर्फ 2 गार्ड हैं। मेरे पास 3 सांकेतिक हथियार थे, वो भी कैंसिल कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि 2 दर्जन से भी अधिक मामले में फंसे समाजवादी पार्टी के नेता और सांसद आजम खान अपने राजनीतिक जीवन के सबसे कठिन दौर में हैं। पिछले कुछ समय से उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं, लेकिन उनके मुताबिक ये सिर्फ राजनीति तक सीमित है। सपा नेता ने पैतृक शहर रामपुर का जिला प्रशासन अब राज्य सरकार के एंटी भूमाफिया पोर्टल पर आजम खान को भूमि माफिया के रूप में सूचीबद्ध करने पर विचार कर रहा है। वहीं उन्हें प्रशासन द्वारा भूमाफिया घोषित भी कर दिया गया है। तो अपने आप में इसी को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार एक के बाद एक हर जगह पर प्रदर्शन, संघर्ष की बात कह रही है और लगातार विधानमंडल से लेकर राज्यसभा तक, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक जबरदस्त प्रदर्शन समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा, विधायक और सांसदों द्वारा हो रहा है। चलते हैं अगली पार्टी बहुजन समाज पार्टी की तरफ। जी हाँ, बहुजन समाज पार्टी में भी खलबली मच गई है। जी हाँ, दरअसल हम आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती को भी बीजेपी वालों ने नहीं बख्शा है। मायावती के भाई की 400 करोड़ रुपए की संपत्ति सीज करने के बाद मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मायावती ने जवाब दिया है सरकार को। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह एंड कंपनी को जो सरकार है, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि उनके सत्ता में आने के बाद अरबों खरबों की संपत्ति उनकी पार्टी के
दफ्तरों के लिए कहां से आए हैं, जिनका अभी भी खुलासा होना चाहिए। क्या ये बेनामी संपत्ति और बेनामी पैसों से खरीदी संपत्ति नहीं है? नोएडा में अपने भाई की कथित बेनामी संपत्ति जब्त किए जाने से नाराज बसपा सुप्रीमो मायावती ने केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा पर बेहद तल्ख आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि इस पार्टी ने पिछली लोकसभा चुनाव बेनामी संपत्ति के जरिए ही जीता है और उसे सबसे पहले इसका खुलासा करना चाहिए। मायावती ने संवाददाताओं से कहा है कि जब दलित और वंचित वर्ग का कोई भी व्यक्ति तरक्की हासिल करने लगता है तो भाजपा के लोग परेशान करने लगते हैं और फिर वो सत्ता और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके अपनी ओर से जातिवादी द्वेष निकालते हैं। इसका इशारा उन्होंने अपने भाई बसपा उपाध्यक्ष आनंद कुमार की तरफ में था, जिसका नोएडा स्थित 400 करोड़ रुपए की बेनामी भूखंड आयकर विभाग ने जब्त कर लिया है। उन्होंने कहा है कि पिछड़े वर्ग के लोग खुद का व्यापार करने लगते हैं तो भाजपा को ज़्यादा तकलीफ होती है। मैं भाजपा से कहना चाहूँगा कि दूसरी पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख लें। अगर खुद को दूध का धुला समझती है तो पहले अपने लोगों की जांच करवाएं। उनकी संपत्ति सत्ता में आने से पहले कितनी थी और अब कितनी हो गई है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह एंड कंपनी पर निशाना साधते हुए जबरदस्त निशाना साधा। उन्होंने कहा है ये सब राजनीतिक द्वेष से राजनीति को कुचलने की कोशिश की जा रही है। मैं उन सभी पिछड़े दलित भाइयों बहनों से कहना चाहती हूँ कि जो भी इस चीज़ को अगर समझते हैं कि हमारे पास बेनामी संपत्ति है तो वो कहीं ना कहीं गलत समझ रहे हैं। ये सब कुछ राजनीतिक चाल है और राजनीतिक चाल से पिछड़े दलित लोगों को फंसाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो ज़बरदस्त मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निशाना साधा है भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार, योगी सरकार और गृह मंत्री अमित शाह पर। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ से। सोनभद्र पीड़ितों से मिलने जा रही कांग्रेस पार्टी के महासचिव प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया गया है। जी हां, दरअसल सोनभद्र जिले में 10 लोगों की जघन्य हत्या के मामले में यूपी की राजनीति अब गर्म हो गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका आज जहां घायलों को देखने के लिए वाराणसी पहुंची, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे विवाद के लिए कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल के दौरान वनवासियों की जमीन को एक सोसाइटी के नाम कर दिया गया था। सीएम ने कहा है कि एक 3 दिवसीय सदस्य जांच कमेटी बनाई गई है जो 10 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी। इस बीच सोनभद्र में घटनास्थल पर जा रही प्रियंका गांधी को मिर्जापुर में रोक लिया गया है और प्रियंका गांधी वहीं धरने पर भी बैठ गई हैं और प्रशासन ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार में शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा गया कि सोनभद्र की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। 1955 से 89 तक ये जमीन आदर्श सोसाइटी के नाम पर थी। 1989 में एक जमीन एक व्यक्ति के नाम पर चढ़ा दिया गया। आदर्श सोसाइटी के नाम जमीन रहने पर भी वहाँ आदिवासी खेती करते थे और कुछ लगान सोसाइटी को देते थे। जिन लोगों ने इन जमीन को अपने नाम किया है वे इस जमीन पर कब्जा नहीं कर पाए हैं। उन्होंने कहा है कि 1989 में इसे दूसरे को बेच दिया गया। वनवासी इस जमीन पर खेती करते रहे। इस पूरे प्रकरण की तह में जाएं तो 1955 में कांग्रेस की सरकार के दौरान स्थानीय लोगों की जमीन को हड़पने के लिए ग्राम समाज की आदर्श सोसाइटी के नाम कर दिया गया था। इस जमीन के बाद 1989 में बिहार के एक IAS के नाम पर इस जमीन को गलत तरीके से कर दिया। उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी। सीएम ने बताया कि बिहार के अधिकारी ने कब्जा नहीं कर पाने पर इस जमीन को वर्ष 2017 में ग्राम प्रधान को बेच दिया। इस मामले में कई मुकदमे चलते रहे। उन्होंने कहा है कि इस पूरे प्रकरण में 1955, 89 और 17 में हुई हर एक घटना की जांच जरूरी है। प्रकरण गंभीर है और 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। इस पूरे मामले की जांच चल रही है और कमेटी 10 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी। लेकिन हम आपको बता दें कि इस बीच समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, पूरी तरीके से इन आदिवासियों को लेकर अपनी सहानुभूति व्यक्त कर रही है। लेकिन वहीं योगी आदित्यनाथ सरकार राजनीति करने में भी जुट गई है। जहाँ एक तरफ प्रियंका गांधी उन लोगों का घायलों का हालचाल जानने के बाद उन पीड़ित परिवारों से मिलने जा रही थी तो उनको हिरासत में ले लिया गया है। योगी सरकार की पुलिस पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया है। तो अपने आप में एक बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। कांग्रेस की यूपी की राजनीति की बात करें तो सोनभद्र में शूट आउट का जो मामला था इसमें प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया गया है और भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार ने कहा है कि हम इसमें राजनीति नहीं करने देंगे। तो आखिर राजनीति का ऐसा मसला कहाँ हो सकता है? हम आपको बता दें कि पीड़ित परिवारों से प्रियंका गांधी मिलने जा रही थी। इसको लेकर आज हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी भी विधानसभा में जबरदस्त हंगामा किया है। यूपी की विधानसभा में बात करें तो विपक्ष समाजवादी पार्टी है। विधानसभा में भी जबरदस्त हंगामा हुआ। सोनभद्र मुद्दे को लेकर जिस तरीके से लगातार प्रताड़ना हो रही थी,
अब प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया गया है, तो अपने आप में बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों। जिसके बाद धरने पर प्रियंका गांधी बैठी, उन्होंने कहा है कि सोनभद्र हत्याकांड में पीड़ितों से मिलने जाना चाहती थी, हमें नहीं जाने दिया जा रहा है, योगी सरकार की बड़ी चूक है। ये हम आपको बता दें कि कल प्रियंका गांधी ने योगी सरकार से चिट्ठी लिखकर मांग की थी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस प्रशासन या सुरक्षा मुहैया न करा जाए, आम लोगों को समस्या होती है। और आज ही वो यूपी का दौरा करने निकल पड़ी। ऐसे में अब पूरी तरीके से योगी सरकार यहाँ पर जिस तरीके से प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया है, यूपी की सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े फिर से हो गए हैं कि क्या आप सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, क्या पीड़ित परिवारों से मिलना उचित नहीं है। ये सारे सवाल योगी सरकार के मुंह पर हैं। फिलहाल इस वीडियो पर इतना ही, लेकिन अगर आप मानते हैं कि योगी सरकार इस समय तानाशाही कर रही है या फिर उन पीड़ित परिवारों से मिलना चाहिए या फिर नहीं, साथ ही आपको क्या लगता है कि कानून व्यवस्था को लेकर यूपी में गुंडा राज है या फिर नहीं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।